Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn. This is my first video on YouTube channel. Hope this video will help you to study at home in this quarantine period. Okay, so if you like the video then please like it and subscribe my channel so that you can study at home and you can get all the study material at your doorstep. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पोएम. एज सबको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सिलेबस चेंज हो चुका है. सो यू आर सर्चिंग, यू माइट बी सर्चिंग फॉर द मतलब बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह जो है आप सर्च कर रहे होंगे. So let's start with the first poem, that is Song of the Open Road. I hope this short summary will help you to understand the poem. Okay, so let's start and don't forget to subscribe. Okay, so Song of the Open Road. Okay, this poem is written by Walt Whitman. Okay, so बिफोर वी स्टार्ट कि पोएम में क्या दिया है, कैसी पोएम है, सो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट कि हु वाज वॉल्ट विटमन. जो वॉल्ट विटमन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट है, एसेस्ट है एंड जर्नलिस्ट भी थे. कि एंड उनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोला जाता है. अभी आप सबको पता है कि व्हाट इज़ मीन बाय फ्री वर्स. कि फ्री वर्स मतलब जो ओपन पोएम होती है कि जिसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, एक ओपन पोएम. तो इसमें वो उनको बोला जाता है कि फादर ऑफ फ्री वर्स. ओके, तो नाउ कि इस जो पोएम है, ये जो वॉल्ट विटमन इन्होंने जो पोएम लिखी है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वो पोएम फर्स्ट पब्लिश की थी इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इन 1856 में. तो ये जो पोएम है, तो पूरी पोएम जो है टोटल 15 स्टैंजा की है. बट हियर फॉर योर सिलेबस यू हैव ओनली 4 स्टैंजा फ्रॉम दैट पोएम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि जहाँ पे ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो है, इस पोएम में विटमन ने उनकी खुद की जर्नी का, या लोगों की एक जर्नी होती है, ठीक है, उस जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इस पोएम में कैसे पोएम ने एक जर्नी डिस्क्राइब की है. जब आप लाइफ में एक कोई भी नया रोड लेते हो तो आपको पता होता है कि एक क्या डेस्टिनेशन है. फिर जब आप रोड पे चलते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है आपको. कभी कभी जर्नी होती है जो बहुत मतलब इन्जॉय करते हो आप. तो ऐसे बहुत सारी जर्नीज़ होती है एंड लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी. तो हमारे लाइफ की जर्नी को उन्होंने एक रिलेट किया है कि वो मतलब जर्नी पे निकल पड़े तो व्हाट ही थिंक्स, कैसे फीलिंग होते हैं, क्या होता है, मतलब ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक द न्यू एक्सपीरियंस. ठीक है, प्रॉब्लम आए, स्ट्रगल आए, सब पता होता है उनको, बट स्टिल वो केयर फ्री है. ठीक है, मतलब ही एग्जॉल्व्स द केयर फ्री प्लेजर ऑफ ट्रैवलिंग and he is encouraging others to break free from their stifling domestic attachments to join. ठीक है, मतलब जो भी है डोमेस्टिक अटैचमेंट जो है उनसे थोड़ा सा दूर होना है. वो इनक्रेज कर रहा है खुद को कि टेक न्यू एक्सपीरियंसेस. वो ट्रैवल जो है उसका एक थ्रिल जो है, जस्ट इंजॉय इट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टांजाज. सो नाउ द फर्स्ट स्टांजा, यहाँ पे जो है स्पीकर अपना जो है वो मतलब वॉल्ट विटमन, ही जस्ट बिगिन्स हिज जर्नी. सो जब जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है. अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखो पोएम बोलता है कि मैं एक ऐसे रोड पे, एक ओपन रोड पे मैं निकल सका हूँ एंड आई एम फीलिंग, मतलब एकदम लाइट हार्टेड है, कुछ भी बर्डन नहीं है मेरे ऊपर एंड मैं रेडी हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए. ठीक है, और वो बोलता है कि उसको मतलब उनको एक बात खुद को पता है कि उनकी जो जर्नी है वो उनके खुद की कंट्रोल में है कि वो जर्नी कैसे होगी. माइट बी इट इज़ ब्यूटीफुल, माइट बी इट इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, माइट बी इट इज़ फुल ऑफ हर्डल्स वगैरह होंगे. ठीक है, बट उनको खुद पता है कि मेरी जो जर्नी है वो मेरे हाथ में है. अगर मुझे मेरी जर्नी ब्यूटीफुल बनानी है तो वो ब्यूटीफुल ही बनेगी. अगर मुझे पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन अच्छा है तो वो जो जर्नी है एकदम बेस्ट बनेगी. ठीक है, सो मतलब ही विल चूज़ वेयर द पाथ विल टेक हिम ऑन हिज जर्नी. ठीक है, मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे न्यू एक्सपीरियंस लेना है. अभी मुझे जहाँ पे भी ये पाथ लेके जाएगा मैं जाऊँगा और मैं वो डेस्टिनेशन, मतलब वो जो जर्नी है वो एकदम ब्यूटीफुल बनाऊँगा बस. ठीक है, दैट इज़ गिवन हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा. ओके, नाउ
In the second stanza, poet continues the thought expressed in the first 3 lines. ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन्स में जो बोला था वो कंटिन्यूस उन्होंने जस्ट कंटिन्यू किया है, मतलब फर्स्ट इसमें उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी. अभी व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी एक्चुअली दैट टाइम उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं ये यहाँ पे लिखा है. ही हैंड्स फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्च्यून. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and contained, I travel the open road. Okay, थर्ड सेकेंड स्टैंजा में वो पोएट ने बोला है कि ही डज नॉट हैव टू प्रे फॉर गुड लक, कि उनको कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मुझे गुड लक चाहिए, मतलब मैं अभी न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे गुड लक की ज़रूरत है. ऐसे नहीं, उनको खुद को पता है दैट ही इज़ अ मेकर ऑफ हिज ओन लक. ठीक है, सो दैट्स वाई ही विल नो लॉन्गर क्राई और हेजिटेट टू डू व्हाट ही वांट्स बिकॉज ही इज़ इन नीड ऑफ नथिंग. जिस आदमी की ज़रूरतें कम होती है या मतलब उनको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं होती है, दैट टाइम वो जो मतलब जो कोई भी ट्रैवलर है वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता, वो कभी भी ऐसे रोता नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ दैट ही इज़ वेरी हैप्पी. उनको पता है कि यस मुझे अभी चलना है, ओपन रोड है. ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हैप्पी हूँ एंड मैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए रेडी हूँ. ठीक है, जस्ट अभी रोड मिल गया, बस अभी मैं ये जर्नी ब्यूटीफुल बनाऊंगा. ठीक है, देन अगेन 6 लाइन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लिखा है क्विरलस क्रिटिसिज्म. ठीक है, सो द यूज ऑफ एलिटरेशन हियर एम्फसाइजेस ऑन स्पीकर्स केयरफ्री टोन विच इज कंबाइंड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ठीक है, क्विरलस क्रिटिसिज्म मतलब वो स्पीकर जो है एकदम केयर फ्री टोन है उनका, मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, तो मैं चल सकता हूँ अकेला, मैं जा सकता हूँ, मैं मेरी जर्नी ब्यूटीफुल बना सकता हूँ. अगर कोई मेरे साथ है फॉलो मतलब फेलो पार्टनर कोई है कि जो साथ में चल रहा है, नो प्रॉब्लम, उसके साथ मेरी जर्नी और अच्छी बन जाएगी. बट इफ़ एनी वन इज़ नॉट देयर, और अगर मुझे निकलते वक्त भी कोई ने किसी ने बेस्ट लक वगैरह नहीं बोला, देन ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं मेरे खुद का जर्नी जो है ब्यूटीफुल बनाऊंगा. ओके, so this is about second stanza, means the poet is self motivated. Then in the third stanza Whitman makes reference to the earth and stars and he writes, अभी यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में उन्होंने रेफरेंस दिया है अर्थ एंड स्टार्स का. लेट्स सी, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू दैम. ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में स्पीकर ने क्या मतलब ही जस्ट सीम्स टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा उनको लगता है कि अगर है कोई साथ में तो ठीक है फाइन, उनको नहीं चाहिए ऐसा नहीं, बट ही विल नॉट क्राई कि मेरे साथ कोई नहीं है वगैरह. तो थर्ड स्टैंजा में उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है एंड उसका एग्जाम्पल दिया है कि अर्थ एंड स्टार्स का एग्जाम्पल. एंड ही सेज कि द अर्थ इज़ फाइन द वे इट इज़. He does not desire to be any closer to the star than he already is. He knows they are fine where they are. ठीक है, मतलब उनको पता है कि मतलब स्टार्स एंड अर्थ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अर्थ जो जहाँ पे है वहाँ पे ही है, स्टार्स जहाँ पे है वहाँ पे भी है. मतलब कभी अर्थ स्टार्स के क्लोज नहीं जा सकती या स्टार अर्थ के क्लोज नहीं जा सकता. राइट, सो मतलब दोनों भी है, जहाँ पे भी हैप्पी है, कंटेंटेड है. ठीक है, तो उनको ऐसा कभी भी वो रोते नहीं है कि अरे मुझे स्टार्स के पास जाना था बट मैं नहीं जा सकता, या अर्थ को ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों अकेली हूँ. ठीक है, मीन्स दे आर हैप्पी, दे आर एन्जॉइंग वेयर दे आर. सो ऐसा ही कि आपको भी एंजॉय करना चाहिए, इवन इफ़ यू आर अलोन ऑन दैट पाथ, देन ऑल्सो यू शुड एंजॉय द जर्नी, क्योंकि वो जर्नी आपकी है, यू आर द ट्रैवलर ऑफ दैट जर्नी. Then the last line is a strong contrast to the rest of the poem, where the speaker emphasizes his free will and independence, which means he probably does not include himself in the group of people who belong to the constellation. He does not belong to them because he does not need them. मतलब लास्ट लाइन जो है उसमें जो स्पीकर है वो जो उसकी जो फ्री विल है एंड इंडिपेंडेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करता है, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है थोड़ा. पहले कैसे उन्होंने बोला है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, राइट है, ठीक है, बट लास्ट उनको लगता है कि जो भी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है दोज हु बिलोंग्स टू कॉन्स्टलेशंस. ठीक है, सो उनके साथ मतलब ही डज
डज नॉट इंक्लूड हिमसेल्फ इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल। कि ऐसा होता है कभी कभी लगता है कि चलो ग्रुप ऑफ पीपल है, सब साथ में जाएंगे तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब ही डज नॉट बिलोंग टू दैट, उनको अकेले ही जाना अच्छा लगता है, ठीक है। मेरी जो जर्नी है मैं अकेले जाऊंगा, मैं अकेले एक्सपीरियंस लूँगा, ठीक है। मतलब ही डज नॉट बिलोंग टू दैट कॉन्स्टलेशन, मतलब क्या कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है कि जो एक साथ ट्रैवल करते हैं वगैरह, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के साथ यहाँ पे यूज़ किया है। तो उनको ये नहीं लगता, उनको मतलब जो अपना जो फ्री है नेचर, इंडिपेंडेंस है, वो इन्जॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम इन्जॉय करना चाहते हैं कि नहीं मैं अकेला जाऊँगा, अकेली जर्नी करूँगा। सो दैट्स वाई ही डज़ नॉट बिलोंग टू देम बिकॉज ही डज़ नॉट नीड देम। उनको किसी की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सो उनको लगता ही नहीं कि मैं किसी से बिलोंग करता हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, लाइक दैट। ओके, एंड नाउ द फाइनल स्टैंजा, द फोर्थ स्टांजा इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोएम। मतलब पहले उन्होंने बोला है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं मतलब एकदम इंडिपेंडेंट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं आई एम रेडी फॉर द न्यू एक्सपीरियंस वगैरह लिखा है। एंड द लास्ट स्टैंजा में अगेन एक ब्रैकेट में स्टांजा दिया है, सो दैट पार्ट इज थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोएम। क्या लिखा है इसमें? स्टिल आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is possible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them return. So fourth stanza में Whitman's का जो use of this parenthesis here makes the stanza more of an aside than its own separate being. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले बोला था कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है एंड ऑल वगैरह बोला था, बट यहाँ पे फाइनली उन्होंने बोला है कि स्टिल मैं मेरे साथ जो है मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स है, मैं उनको मैं मेरे साथ में लेके जाता हूँ। एंड द स्पीकर एडमिट्स टू ऑल दैट ही कैरीज विद हिम then carries them with him wherever he goes। मतलब कैसा है कि वो साथ में वो जर्नी पे निकल चुके हैं, लेकिन जो ओल्ड बर्डन्स है, मतलब स्वीट मेमोरीज़ है, बहुत सारे लोग हैं उनके लाइफ में, तो उनके जो स्वीट मेमोरीज़ है वो मेमोरीज़ वो साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अलोन चल रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता है ये बात कि वो जो मेमोरीज़ है, मे बी माइट बी दैट मेमोरीज़ आर स्वीट मेमोरीज़ और मतलब गुड और बैड मेमोरीज़, बट स्टिल वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। वो ही कैन नॉट गेट रीड, मतलब उस मेमोरीज से वो दूर भाग नहीं सकते, उनको खुद को पता है। बट एक चीज़ है वो ध्यान में रखेंगे कि वो उन मेमोरीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है। मतलब दैट मेमोरीज आर द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उनके साथ हमेशा चलेगी। एंड उन मेमोरीज ने उनका लाइफ फील किया था, मतलब एक बार फील किया था, मतलब पूरा किया था, ठीक है। एंड अभी वो रिटर्न में उन मेमोरीज को फील करेंगे, मतलब न्यू बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह लेंगे। एंड अगेन he'll try to fill the life with so many good memories। okay, so यहाँ पे the speaker is stating here that the burden do not define him, rather he accepts them and carries them with him wherever he goes। मतलब जो भी बर्डन वगैरह जो था उनके ऊपर ही, मतलब वो क्या करेंगे, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है मेरे लाइफ का ये वो पार्ट है, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ठीक है वो प्रॉब्लम था, ठीक है, बट जस्ट he will take the experience from that incident and again he'll try to move forward towards his journey। so we will just last में एक थोड़ा सा summarize करते हैं, ठीक है। so the speaker of the poem is describing a trip on which he is embarking and वहाँ पे उन्होंने खुद को healthy and free मतलब खुद को ऐसे describe किया है। and he realizes is मतलब क्या उन्होंने रियलाइज़ किया था कि ही इज़ द पर्सन कि जिन्होंने अपनी जो लाइफ है, ही इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। एंड ही चूजेस हिज ओन डेस्टिनी, खुद की जर्नी खुद चूज़ किए है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही डज नॉट हैव टू विश और होप और प्रे फॉर अ गुड फॉर्चून, क्योंकि उनको पता है दैट ही इज़ अ मेकर ऑफ हिज गुड फॉर्चून फॉर दिस फॉर्चून, ठीक है। मतलब जो भी करेंगे, खुद का फ्यूचर खुद बनाएंगे, ये उनको पता है, ठीक है। एंड उन्होंने फिर अर्थ एंड स्टार्स का भी एग्जांपल दिया है एंड फाइनली भी बोला है कि जो बर्डन्स वगैरह है, जो डिलीशियस स्वीट मेमोरीज़ वगैरह है, जो वो मेमोरीज़ भी मैं खुद साथ लेके चल रहा हूँ, मैं उनसे दूर नहीं भागूंगा, मैं उनको साथ लेके चलूँगा, ठीक है, बट उनको मेरे ऊपर हावी भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पोएम
एंड होती है। सो अगर आपको ये पोएम याद रखनी है तो सिर्फ इतना ही याद रखो। सी नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, सो आप लोगों ने अपनी खुद की एक अभी 12th स्टैंडर्ड की जर्नी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। द रोड इज़ ओपन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टेंशन होगा, थोड़े से बर्डन, थोड़े से एक्सपेक्टेशन, बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन आपको ये मानना है कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। जो कुछ भी है आप खुद क्रिएट करने वाले हो, तो ये जर्नी ब्यूटीफुल ही होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई स्टे हेल्दी, फ्री, स्टे हैप्पी, स्टे कंटेंटेड, स्टे स्ट्रांग, ठीक है। एकदम अच्छे से चलो, एंजॉय करो जर्नी, फाइनल डेस्टिनेशन विल बी द बेस्ट वन, ओके। सो इफ you like the video, please like it and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.